ठीक है। अब तक स्टेप्स के बारे में बात हुई, सारी चीजों के बारे में चर्चा में। अब चर्चा ये होगी कि सर ये जो स्टेप्स बताए, जैसे मान लिया आपने बोला कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, बोलना आसान है, ठीक है। शर्त अब ये है कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करें कैसे। सेकंड स्टेप था कि लोगों को पहचानिए कौन कौन खतरे में, कैसे इसकी पहचान कैसे हो, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर कि हाँ ये खतरे में होंगे, ये नहीं होंगे, या फिर वो होंगे वो नहीं होंगे, सवाल है। तो अब इन्हीं चीजों के बारे में चर्चाएं होंगी, एक एक स्टेप्स को हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे चीजों को हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें देख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसा कि हमारे रिस्क असेसमेंट का पहला स्टेप था भाई कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करें, तो कैसे किसी भी हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो पहली चर्चा इसी के बारे में रहेगी। तो सर हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बात करें द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट हजार्ड एसोसिएटेड द वर्क। मतलब हमारा पहला काम ये सर कि काम में जो भी हजार्ड मौजूद हो सकते हैं, जो भी खतरे हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो सवाल ये है, चलिए एक और, कि भाई पहचाना जरूरी क्यों है? हजार्ड के साथ भी तो काम हो सकता है, पहचानने की जरूरत क्या है? देखिए पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि सर समस्या क्या है और उसके हिसाब से फिर हम अपना बचाव ले सकते हो। अब यही बात कह रहा सर दैट इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी होता है क्या, टू आइडेंटिफाई बोथ, ताकि आप पता करो दोनों को, क्या कि सेफ्टी क्या और हजार्ड क्या, मतलब क्या खतरा है और उसका क्या बचाव हम ले सकते हैं। दैट माइट गिव रिस्क टू इमीडिएट फिजिकल इंजरी, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमें तुरंत फिजिकली नुकसान पहुंचा सकती है, हेल्थ हजार्ड दे सकती है, एंड माइट कॉज डिजीज और इल हेल्थ, या जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी या कोई इल हेल्थ भी हो सकती है। तो उसका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, उसका ट्रीटमेंट हम ले सकते हो। बहरहाल ये तो बताया भाई कि क्या क्या कर सकते हैं। अब फिर से वही पॉइंट आया कि सर पहचाने कैसे, ये अभी जरूरी और अभी बचा हुआ है। तो कहा सर देखिए वर्कप्लेस पर काम कर रहे हैं लोग, अगर लोगों से बातचीत की जाए तो कुछ जानकारी मिल सकती है, बिल्कुल। वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरीके के लोग हैं, इनसे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी तो लोग दे ही देंगे। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, कह रहे हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन थ्रू, हजार्ड की पहचान की जाती है, की जानी चाहिए। कैसे? थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क एरिया, वर्कप्लेस की जांच करने के बाद, इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटर, एम्प्लॉइज, इंजीनियर एंड द वर्कर्स, सुपरवाइजर या मैनेजर। अब हमें क्या करना होगा, यानी एक तो हम वर्कप्लेस की विजिट करेंगे, मतलब वर्कप्लेस को हम घूम करके पता किया भैया वर्कप्लेस पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं। उसके बाद जो लोग हैं वर्कप्लेस पर, जैसे वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इंजीनियर्स हैं, इनसे जब बात करोगे आप, वो आपको आइडिया दे सकते हैं कि क्या क्या खतरे इसमें आ सकते हैं। बोलिए पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको सब कुछ बता दें? ह्यूमन मेमोरी भाई, हो सकता है कुछ मिस हो जाए, कुछ छूट जाए, तो जो छूटा है उसके भरोसे काम चल सकता है आपका? पॉसिबल नहीं, आप काम नहीं करोगे, इवन काम करने का प्रयास भी करते हैं तब भी नुकसान हो सकता है। तो वही कह रहा सर लोगों से पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकेंडरी ऑप्शन पे। प्राइमरी ऑप्शन है भाई कि लोगों का इंटरव्यू, लोगों से पूछताछ, और बेसिकली समझें तो 3 मेथड हुए। पहला वर्कप्लेस का विजिट, यानी वर्कप्लेस को विजिट किया हमने पहले स्टेप में। दूसरा हमने किया सर लोगों से पूछताछ की। तीसरे स्टेप में आएंगे जो होता है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से हमें जानकारी मिलेगी। तो वो क्या कहता है सर, उसके बाद हम जाएंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन पे। वो इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, मतलब एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी और इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक या अंदर का। तो ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, इंटरनली? चलिए, तो जैसे कि लेजिस्लेशन हो गया, HSC का या ILO का लेजिस्लेशन, ये आप नहीं बनाए हैं, ये बाहर बना है, बाहर से आप लेकर के आए हो, ये आपका लेजिस्लेशन हो गया, लॉ हो गया। ये क्या भाई, ये आपका एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, जो सामान आप खरीदे हो, इस पर जो इंफॉर्मेशन लिखी है वहां से आपको आइडिया लगेगा ये सामान आप बनाए नहीं, आप खरीदे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बाहर से हो गया, आपका एक्सटर्नल है। एंड MSDS फ्रॉम केमिकल सप्लायर, आपने कोई केमिकल मंगाया है तो उस केमिकल के साथ एक MSDS आया होगा, यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आया है, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई कि उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं।
तो अब ये तो कुछ जानकारी आ रही जो बाहर से आएंगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने कुछ रिपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिटेल बनाए होंगे जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि सर हाँ क्या है, चाहे कैसे हो सकता है, क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो अब आते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन पे, जहां से हमें पता लगेगा कि क्या क्या हजार्ड मौजूद हो सकते हैं। तो पहला काम एक्सीडेंट रिकॉर्ड। कौन सा एक्सीडेंट रिकॉर्ड? उस वर्क से रिलेटेड जो भी उस तरीके के काम हुए होंगे उन सभी का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि अगर हादसा हुआ है तो यानी कुछ ना कुछ छूटा रहा होगा, उन रिकॉर्ड्स को जांचेंगे। हेल्थ डेटा, वर्कर बीमार पड़े हैं उसका डेटा देखा जाएगा। एब्सेंस रिकॉर्ड, वर्कर अगर अब्सेंट हुए हैं तो किन कारणों से, वर्कर अगर गायब हुआ है, मान लीजिए छुट्टी लिया तो अलग चीज है, लेकिन बिना बताए गायब होने का मतलब या तो बीमार रहा हो या तो कोई समस्या रही हो, वो आप चेक करोगे। वर्कर का मेडिकल रिकॉर्ड, अगर वर्कर का ट्रीटमेंट करवाया गया तो किन कारणों से उनका ट्रीटमेंट किया गया, ये आप जांचोगे। फिर कह रहा है रिस्क असेसमेंट, ये जरूरी तो नहीं कि आप इस काम का पहला रिस्क असेसमेंट बना रहे हो। ध्यान में जब भी आप रिस्क असेसमेंट अपडेट करोगे, ऐसा नहीं कि एक ही पेज है उसी में अपडेट और रिव्यू करते जा रहे हैं, नहीं। आपने अगर 2017 में बनाया, जब आप उसको 18 में रिव्यू करोगे तो 17 का अलग हो गया, 18 का अलग हो गया। तो प्रीवियस रिस्क असेसमेंट भी आप देख सकते हो कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें छूटी है या फिर कुछ अपडेट में आया है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, आप वर्कप्लेस पर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करवाए हैं, उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। ऑडिट होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुआ, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग, सेफ्टी कमेटी मीटिंग मिनट्स होता है। देखिए होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन में वीकली या मंथली बेसिस पर सारे सेफ्टी वाले बैठ करके अपना मीटिंग करते हैं कि भाई कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या उसका पॉइंट निकलना है। तो उस मीटिंग के बाद कुछ फीडबैक निकलता है, कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। तो उस मीटिंग में क्या आउटपुट आया है, क्या निकल करके आया है सामने, इस चीज की भी आप जांच कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे इंटरनल डेटा हैं जिनकी जांच करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि सर इस वर्क प्लेस पर या वर्क से रिलेटेड क्या क्या हजार्ड मौजूद हो सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो जीएसए वगैरह देखते हैं वो उन चीजों की भी जांच इसमें की जा सकती है। देन आफ्टर टास्क एनालिसिस, देन आफ्टर इंसिडेंट डेटा, तो आपका टास्क एनालिसिस हो गया चाहे इंसिडेंट डेटा है, इसकी भी जांच आपके द्वारा की जा सकती है, फिर आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटाज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप एक पहला स्टेप अपना रिस्क असेसमेंट का कंप्लीट कर लेंगे। यानी काम से रिलेटेड जो भी हजार्ड आपको चाहिए, आप उन सभी हजार्ड्स की पहचान कर लेंगे। अब हमारी हो गई भाई खतरे की पहचान कंप्लीट, यानी स्टेप 1 हमारा हो गया। हमने हर एक हजार्ड को नोट कर लिया भैया कि ये खतरा यहाँ पर हो सकता है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। हमें ये पता चल चुका है कि खतरा क्या है। अब हमें ये पता करना होगा कि आखिर खतरे में है कौन कौन, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो खतरे में हो सकते हैं, किनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो पहली चीज की तो हमें ये बात ध्यान रखना होगा भाई कि वर्क प्लेस पर अगर काम चल रहा है तो केवल वो व्यक्ति खतरे में तो नहीं है जो काम कर रहा है, यानी उसकी वजह से या उसकी बजाय बाकी लोग भी खतरे में हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, वही कह रहा है सर दैट व्हेन आइडेंटिफाइंग पीपल एट रिस्क, जब आप ये पता करते हैं कि सर कौन कौन रिस्क में है, देन थिंक नॉट ओनली ऑफ दोज, तो आप केवल उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं, या फिर आपको केवल उनके बारे में नहीं सोचना होगा हु मे बी अफेक्टेड बाय दोज एक्टिविटी, जो उस एक्टिविटी की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब जब आप ये सोचो कि भाई कौन कौन खतरे में है, तो केवल ये मत सोचिए जो काम कर रहा है, बल्कि बट ऑल्सो ऑफ दोज, बल्कि आपको उनके बारे में भी सोचना होगा हु माइट बी अफेक्टेड बाय देयर एक्ट, जो आपके काम करने की वजह से प्रभावित हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको जांचना होगा, सोचना होगा। कारण देखिए, जब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं आप तभी बचाव लेंगे। अगर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो उसका बचाव आप कभी ले ही नहीं सकते हो। अगर आपने ध्यान दिया कि हाँ यहाँ पर लोग हैं, चाहे हो सकता है ये दिक्कत है, तो आप बचाव लेंगे। आपको अगर ध्यान नहीं, चाहे फिर आप उसको नोटिस नहीं करते हो, तो फिर आप बचाव कभी लोगे ही नहीं। तो अगर बचाव नहीं लिया तो हादसे तो होंगे, और अगर हादसे हुए तो उसकी भयावहता या यूं कहें कि जो भयानकता है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसा अभी आपने जैसलमेर ये राजस्थान वाले केस में आपने देखा, ठीक है। अब चलिए, अब मान लीजिए कि भाई वर्क प्लेस पर 100 लोग हैं, तो क्या 100 का नाम याद रखेंगे? सर ए खतरे में है, बी खतरे में है, सी खतरे में है, डी खतरे में है, तब तो हमारी कॉपी भर जाएगी लिस्ट से। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इनको कैटेगरी में बांट दें, जैसे वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं,
ऑपरेटर्स हैं, गैस कटर्स हैं। अगर आपने कैटेगरी में बांट दिया तो होगा क्या कि आप सबको कंसीडर कर लोगे और लोगों को बचाना काफी आसान हो जाएगा। अब यही कह रहा सर, दैट इंडिविजुअल डू नॉट नीड टू बी नेम्ड। व्यक्तिगत रूप से किसी को नाम देने की जरूरत नहीं है, आप सबको नाम नहीं दे सकते हो और नाम देने की जरूरत भी नहीं है। रादर उसके अलावा आप क्या करो, जनरल ग्रुप और पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड। आप जनरली लोगों की पहचान करो ग्रुप के फॉर्मेशन में। जैसे वर्कर, आपने बोला सर वर्कर खतरे में, अब एक हो चाहे 50 होंगे, क्या फर्क पड़ता है, सब आ गए। आपने बोला सर सुपरवाइजर, तो वर्क प्लेस पर उस समय पर्टिकुलर उस पॉइंट पर जितने सुपरवाइजर हैं सब आ जाएंगे। तो ये फायदा होता है। मेंटेनेंस स्टाफ, विजिटर, मेंबर ऑफ पब्लिक, सबको आप ध्यान रखोगे तो क्या होगा भाई, तो आप बचाव ले सकते हैं। जैसे चलिए, आपके इंडिया का एक केस था, भोपाल गैस त्रासदी का बहुत मशहूर केस है। यहां पर मरने वाले लोगों में उस कंपनी के लोग उतने नहीं थे जितने पब्लिक मेंबर थे। कारण उन्होंने पब्लिक सेफ्टी को ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया तो हो सकता है कुछ प्रिकॉशन, कोई बचाव लिए गए होते। न ध्यान दिया गया न बचाव दिया गया, और जब हादसा हुआ तो किस स्तर की तबाही मची आप सब जानते हैं। तो जब आप काम करो तो आपको उनको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब ठीक है, अब आप वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, एक वर्क प्लेस या एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप बात, चलिए आप यहां पर मेनली आप बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी, कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। मैंने आपका जो पुलिस थाना है वो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के लोग भी होते हैं, उसमें डिसेबल लोग भी हो सकते हैं। आपका हॉस्पिटल है, आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में सीढ़ियां बनाई जाती हैं, चाहे ना बनाई जाए लेकिन रैंप बनाए जाते हैं, ताकि जो भी लोग विकलांग हैं, पैर से नहीं चल सकते, उनको आराम से आप ऊपर लेकर के आ जाओ, आप ऊपर लेके चले जाओ, नीचे लेके आ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपके वर्कप्लेस पर कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या दुर्बल। ये कमजोर या दुर्बल का मतलब केवल शरीर से नहीं, ये मानसिक रूप से यानी मेंटली भी इमेच्योरिटी की बात होती है। तो यही कह रहा है सर, दैट स्पेसिफिक फोकस टू बी अप्लाइड। आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हु इज मोर वल्नरेबल ग्रुप, जो लोग ज्यादा कमजोर होते हैं। जैसे यंग पीपल। यंग पीपल का मतलब होता है जिसका, जिसे इंडिया में कहते हैं भाई कि बाल मजदूरी वाला हिसाब समझ लीजिए। तो यूके के हिसाब से 18 साल से कम का, अपने यहाँ पहले 18 साल, शायद अब 16 या कुछ ही से अपने यहाँ भी है। कितना साल है एज? 14 16 है। जिसे 16 साल से कम का बच्चा किसी भी हजारियस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। पहले 14 था, अभी 16 हुआ है। 18 साल तो आपका बोलते हैं भाई कि आप ये क्या बोलते हैं उसको, वो हुए हैं, वोटियर हुए हैं आप। लेकिन 16 साल से कम के अगर आप किए जाए तो आप किसी भी हजारियस वर्कप्लेस पर काम नहीं कर सकते हैं, वो उसका नियम है। वैसे यूके के हिसाब से 18 साल से कम का लड़का किसी भी हजारियस वर्कप्लेस पर काम नहीं करेगा। सऊदी वगैरह में वही एज 22 साल के आसपास बनाई गई है। तो वो अलग अलग देशों ने अलग अलग अपना अपना स्टैंड बनाया, उनकी बात नहीं करेंगे। तो यंग वर्कर होगा। न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर। न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर का मतलब क्या है? अच्छा चलिए एक सवाल, 18 साल से कम का लड़का है तो प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? वो खतरे में क्यों है? फिजिकली कमजोर है? अमित कराटा जानता है, फिजिकल कमजोर है नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये फिजिकली फिट हो सकता है लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है। मेंटली फिट का मतलब, अब उसके सामने अगर कोई व्यक्ति मरा, मान लो ऊपर से गिरा, हाइट से आकर के खोपड़ी फटी, पूरा ब्लड ब्लड हो गया, उसका हाथ पैर काम नहीं करेगा, क्योंकि उस तरीके के केस उसने नहीं देखे हैं। तो फिजिकली फिट है लेकिन वो मेंटली पूरी तरीके से तैयार नहीं है। चलिए बहरहाल आगे जानेंगे उसके बारे में भी। फिर कहता है न्यू एंड एक्सपेक्टेंट मदर, वे महिलाएं जो अभी हाल फिलहाल में मां बनी है, मतलब 6 महीने या उससे कम का बच्चा उनकी गोद में है, या 6 माह से अधिक का बच्चा उनकी गर्भ में है, मतलब उनका 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है, या उनके गोद में 6 महीने से कम का बच्चा है, वो खतरे में होंगे। सवाल ये कि ये खतरे में क्यों है भाई? तो महिला जो गर्भवती है वो कमजोर कैसे हो सकती है? महिला कमजोर है? बोलिए, महिला कमजोर होती है? इस भ्रम में मत रहिएगा। प्रॉब्लम क्या है वहां पे? बोलते हैं कि एक जिस्म दो जान वाला हिसाब। तो माता के साथ है वो, आप लोग दूसरे सेंस में खाली जाते हैं, वो नहीं है। वो बॉडी एक दिख रही है लेकिन उसके अंदर 2 जीव पल रहे हैं, एक माता का एक बच्चे का है। अगर माता को कुछ हुआ तो बच्चे के सर्वाइवल पर दिक्कत हो जाएगी, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो माता को भी दिक्कत हो जाएगी। यानी एक के साथ 2 लोग जुड़े हैं। अब आप खुद बताइए कि किसी एक को दिक्कत हो और डिस्टर्ब 2 या 4 लोग हों,
ये सही बात रहेगी? ये कभी भी सही नहीं है। इसलिए वो कमजोर है, क्योंकि अगर उसके बच्चे को कुछ होता है तो महिला को दिक्कत होगी, महिला को कुछ होता तो बच्चे को दिक्कत होगी। यह दिक्कत है। डिसेबल वर्कर, डिसेबल वर्कर का मतलब है विकलांग। ऊपर से भी आप जानते हैं भाई कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, भाई प्रेग्नेंट है तो भाग नहीं पाएंगी। अब अगर सर प्रेग्नेंट है तो काम करने कहाँ आई है? टीचर नहीं आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, टीचर यहाँ करके पढ़ा रही हैं, आग लगी तो क्या करेंगी वो? स्कूल में कॉलेज में आग नहीं लगती है, प्राइवेट कोचिंग्स हैं, आग नहीं लगती उसमें, होता है। चलिए फिर कह रहा डिसेबल वर्कर, विकलांग व्यक्ति हो तो आप सर विकलांग व्यक्ति वर्कप्लेस पर काम करने क्या आया है? क्यों डिसेबल वर्कर्स की भर्ती नहीं होती कहीं पर भी? हाँ, प्राइवेट का तो पता नहीं, सरकारी में तो खूब होती है। सही है। डिसेबल टीचर्स हैं, पैर से हैं, हाथ से हैं, आंख से हैं, कान से। बहरहाल पता किया जाता है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड लेवल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। जैसे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मान लीजिए पता चला भैया पैर से विकलांग है। पैर से विकलांग का मतलब क्या है? लंगड़ के चल पाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बैसाखी लेके चलते हैं कि दोनों पैर गायब है। सही है, तो वो बताया जाता है। तो डिसेबल वर्कर खतरे में है, क्यों? क्योंकि अगर हादसा हुआ तो उसे अपने आप को बचाने में दिक्कत हो जाएगी। वो अपना बचाव कहां से करेगा? तो उसके साथ एक आदमी और चाहिए। फिर है लोन वर्कर। लोन वर्कर का मतलब होता है अकेला काम कर रहा व्यक्ति। जो व्यक्ति अकेले काम करता है। अकेले काम करने में क्या दिक्कत है? आप प्रेफर करते हैं ज्यादा अकेले काम करना? अच्छा, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप घर से कहीं पर लंबी दूरी पर जाते हैं तो घर वाले अक्सर ये कहते हैं कि अकेले मत जाना, किसी को लेके जाना। ऐसा क्यों है? तो पार्टनरशिप के लिए नहीं बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि इनकेस अगर कुछ होता है तो हम दो लोग रहेंगे। कि कुछ भी सोचिए आप। तो अब लोन वर्कर का मतलब होता है जो व्यक्ति अकेले काम करता है। ठीक है, जो व्यक्ति आपका अकेले काम कर रहा होगा वो आपका क्या कहलाता है? लोन वर्कर। तो लोन वर्कर के साथ दिक्कत क्या है कि अगर उसके साथ हादसा हुआ तो कोई वहां पर मौजूद ही नहीं जो उसको बचा पाए, जो उसका ट्रीटमेंट कर पाए। तो इसलिए ये भी खतरे में होते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी है, कुछ लोग हैं जो खतरे में होते हैं। किन कारणों से होते हैं इसके बारे में आपने पता कर लिया। तो जब हम पता करें भाई कि कौन कौन खतरे में है तो हमको इनको ध्यान में रखना है। और जो वल्नरेबल पर्सन्स है इन पर फोकस ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका क्लियर हो गया। कल स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें समय लगेगा। बाकी टॉपिक में अगर कुछ इश्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोटेशन आप डाल सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।